स्टार्ट। हाँ जी। अच्छा जी, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने अब ये करना है कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करनी है। नेशनल इनकम डिटर्मिन करने के A2 और AS जो कर रहे हैं, 2 मेथड हैं, 3 मेथड, AD-AS, इंजेक्शन विथड्रॉल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है, जिसमें ये जो है हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, ये टोटल स्पेंडिंग को शो करती है। ये जो लाइन है, सेंटर लाइन, ये असल में पोटेंशियल आउटपुट को शो करेगी और ये लाइन एक्चुअल आउटपुट को। तो ये हमने प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें C, I, G और X मैंने सबकी डिटेल करनी है। इसके एक्स एक्सिस पे नॉमिनल जीडीपी आएगा, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हम यहाँ पे कह रहे हैं AE, ये शो करेगा टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल। और ये जो AE का पार्ट है, इसे हम कहते हैं कि इनकम। अब ये हमने चारों एक्सप्लेन करने हैं, C, I, G और X माइनस M। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम कहते हैं जी वाई इनकम जो होती है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल है। कंजम्पशन के दो हिस्से करते हैं, ऑटोनॉमिक कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब जो इनकम में से स्पेंडिंग करेंगे, ऑटोनॉमियस जो नॉन इनकम सोर्स है। आप लोग एज ए स्टूडेंट आप पॉकेट मनी लेते हैं, वहाँ से जो स्पेंडिंग करते हैं वो ऑटोनॉमियस है। मैं जो स्पेंडिंग करूंगा मैं अपनी इनकम अर्न करता हूँ, वहाँ से करता हूँ, तो इंड्यूस कंजम्पशन है। इस तरह आप जो सेविंग करेंगे ऑटोनॉमियस नॉन इनकम सोर्स से, और जो मैं सेविंग करूंगा वो इंड्यूस सेविंग। अच्छा जी, हम जो जितनी भी हम सेविंग या कंजम्पशन करेंगे वो टैक्सेस पे करने के बाद, देखिए वाई माइनस टी, और वाई डी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है। सी के फर्दर अभी जो आपको दो हिस्से बताए, C0 का मतलब ऑटोनॉमिक कंजम्पशन, और MPC, ये सी लिखना था गलती से ऐसे लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा आप। MPC ऑफ वाई है। MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो इनकम से हम कंजम्पशन करेंगे वो वाली है। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक कंजम्पशन की डायग्राम बनाए तो ये फिक्स्ड है, इनके इसका इनकम से कोई लिंक नहीं है ना, ये तो फिक्स है। जैसे आपकी पॉकेट मनी फिक्स है तो वहीं से आप कंजम्पशन करते हैं। लेकिन जो मैं कंजम्पशन करता हूँ इनकम से, तो जैसे से मेरी इनकम राइज करेगी तो MPC भी राइज करेगा। तो ये ऑटोनॉमिक कंजम्पशन, ये इंड्यूस कंजम्पशन, दोनों को ऐड किया तो फिर ये फाइनल ये बन गई ऑटोनॉमिक प्लस इंड्यूस। इसमें ये पोर्शन देखो, इतना पोर्शन ये वाला जो है ये शो कर रहा है ऑटोनॉमिक्स को, और इससे ऊपर वाला पोर्शन शो कर रहा है मार्जिनल प्राइस टू कंज्यूम को। अगर आपको कर्व्स याद हो जो हमने शॉर्ट टर्म में की, तो उसमें भी ऐसे ही था। उसमें फिक्स कॉस्ट, समझो ये इतनी फिक्स कॉस्ट है और ऊपर वेरिएबल कॉस्ट, ये उस तरह की कर्व है। अब MPC क्या है, मार्जिनल प्राइस टू कंज्यूम, ये चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर लोगों की इनकम राइज करे तो उसमें कितना वो कंज्यूम करेंगे। अच्छा, पुअर की जब इनकम बढ़ती है, इनकम चेंज होती है, तो वो स्पेंडिंग की रेशो उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच, यानी कि MPC ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन MPC ऑफ रिच। इसी तरह इस तरीके से जब रिच आदमी की इनकम बढ़ेगी तो वो सेविंग ज्यादा करेगा, और जो पुअर है वो सेविंग कम करेगा, क्योंकि पुअर तो अपने स्पेंडिंग पूरी नहीं कर पा रहा पहले से, इसलिए वो पहले स्पेंडिंग के ऊपर स्पेंड करेगा, कंजम्पशन ज्यादा करेगा। तो ये वैल्यूएशन का पॉइंट आपने याद रखना। इनकम, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम कंजम्पशन, जो इनकम से जो हम कंजम्पशन करते हैं उसके अलावा कोई फैक्टर होते हैं, वो अदर देन इनकम फैक्टर क्या हो सकते हैं। वेल्थ अगर आपकी है तो वहां से भी आप कंजम्पशन कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा या कम होने से हमारी कंजम्पशन भी इफेक्ट होगी। इनडायरेक्ट टैक्स कम या ज्यादा होने से हमारी कंजम्पशन इफेक्ट होगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ अबाउट फ्यूचर इनकम, कुछ लोग ऐसे हैं कि फ्यूचर में इनकम अगर उनकी इंक्रीमेंट लगने वाला है तो वो कंजम्पशन ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमारी कंजम्पशन को शो करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि हम कंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब कि रेशो ऑफ रिच इनइक्वालिटी कितनी है, यानी कि रिच और पुअर में गैप, इनकम गैप कितना है। फिर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की, क्रेडिट का मतलब उधार मिल सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, और उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब उसका इंटरेस्ट रेट। फिर रेंज ऑफ गुड और सर्विसेज, आप कितनी बास्केट ऑफ गुड्स परचेज करना चाहते हैं। रिच जो है वो ज्यादा बास्केट ऑफ गुड्स परचेज करता है तो उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, पुअर जो होता है वो कम। इस तरह टेस्ट, फैशन और एज स्ट्रक्चर, आपकी एज में स्पेंडिंग और है, मेरी एज में स्पेंडिंग और सेविंग और है। फैशन के लिहाज से भी स्पेंडिंग चेंज होती है, टेस्ट के लिहाज से भी स्पेंडिंग चेंज होती है। तो ये कंजम्पशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये आपने कंसाइजली बुक में देखेंगे, इसमें काफी लेंथी लिखा हुआ, लेकिन हमने कंसाइज करके इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब सेविंग को हम कहते हैं कि सेविंग जो अभी हम सेविंग करेंगे वो MPS है, लेकिन जो पहले से सेविंग यूज करेंगे उसको हम डिस सेविंग है कि -S0 होता है। इसका भी सेम उस तरीके से ये -S0 वाला बिहेवियर है, ये वाला, और ये S जो है -S0 प्लस MPSY, ये -S वाला पोर्शन ये पहले वाला, ये इतना 0 से नीचे जो है, और यहाँ से ऊपर, यानी कि जैसे आपकी इनकम राइज करती है आपकी सेविंग भी राइज करती है।
और यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हमें सेम रखना है कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा इक्वल टू 1 होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वो भी इक्वल टू 1 होता है। एवरेज क्या होती है? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, और उसी इनकम में से आपने सेविंग कितनी की डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। और एमपीसी होता है कि चेंज इन इनकम की वजह से कितनी कंजम्पशन की, और एमपीएस चेंज इन इनकम की वजह से कितनी सेविंग की। इसको हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि पहले फर्ज करो ये आपकी इनकम 100 थी, आप उसमें से 80 कंज्यूम करते थे, 20 सेव करते थे, तो एपीसी कैसे निकलेगी? 80/100। एपीएस कैसे निकलेगा? 20/100। ये टोटल कंजम्पशन को वाई पे डिवाइड कर दिया, एस को वाई पे डिवाइड कर दिया, तो ये 0.8 आया, 0.2, इन दोनों को ऐड कर देखो 1 आ रहा। अब फर्ज करो आपकी इनकम राइज करके 120 हो गई है, तो चेंज इन इनकम 20 आया, कंजम्पशन भी आपने 20 इंक्रीज कर दी, सेविंग आपकी सेम रही है। तो अब यहाँ पे एमपीएस समझते हैं। एमपीएस क्या? इनकम कितनी चेंज हुई वो नीचे लिखा, कंजम्पशन की चेंज, तो ये तो ऑटोमेटिक यही 1 आ गया। अगर ये 1 है तो फिर दूसरा 0 होगा। डेफिनेटली हमने सेविंग चेंज नहीं की, जब से इनकम चेंज हुई है सेविंग चेंज नहीं हुई, तो ये 0/20 0 है, तो 1 + 0 ये 1, तो ये 0.83, ये 0.17, ये अच्छा दूसरा ये एपीसी और एपीएस यहाँ पे सॉल्व किया हुआ ये वाला, ठीक है। ये एमपीसी और एमपीएस इलेदा हम सॉल्व करेंगे, ये हमने, तो ये भी एमसीक्यूज में आएगा, उधर भी इसने कुछ वैल्यूज दी होती है, हमें कैलकुलेट करनी होती है। सेविंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं अदर देन इनकम? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड द सेविंग्स, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट कितना है जिस पे आपको मिलेगा सेविंग करने पे, अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ज्यादा तो आप सेविंग ज्यादा करेंगे। फिर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सेविंग कम कर पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट भी सेविंग करती है, ये भी एक फैक्टर है, वो फिर गवर्नमेंट वो सेविंग लोगों के ऊपर स्पेंड भी करती है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है टुवर्ड्स द सेविंग, देखिए गवर्नमेंट सेविंग को एनकरेज करती है, डिस्करेज करती है, ये भी सेविंग को इफेक्ट करेगी। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सेविंग को एनकरेज करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इस तरह बिल्डिंग फाइनेंस वाले हैं कि हम आपको घर लेके देंगे, उधर भी क्या कर रहे होते हैं लोग? सेविंग कर रहे होते हैं। तो ये सेविंग और कंजम्पशन का पोर्शन यहाँ पे खत्म हुआ। अब सी के बाद आई आया। आई क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है ऑटोनोमियस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है जो फर्म्स करती हैं किसके ऊपर? कैपिटल गुड्स के ऊपर, मशीनें परचेज करती हैं, फैक्ट्री परचेज करती हैं, तो जितनी अमाउंट आपने स्पेंड की वो चेंज इन कंज्यूमर डिमांड चेंज होने की वजह से आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस वो करता है जो जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, तो ये उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है सर। तो इसमें इंड्यूस्ड और उसका क्या फर्क है? सेम वही, जो आप अपनी इनकम से री इन्वेस्ट कर दें वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और जो आप लोन लेके बैंक से लोन लेके या फैमिली फ्रेंड से लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ऑटोनोमियस। इसमें भी ऑटोनोमियस और दोनों एग्जिस्ट करती है। आमतौर पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर, कि हम इतना पैसा अगर लगाएंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा। हर आदमी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जिसमें उसको रिटर्न के चांसेस होते हैं। और डिटर्मिनेंट्स, अब इसकी डायग्राम भी है लेकिन हमारी बुक में या सिलेबस में डायग्राम नहीं है, इसमें डायग्राम इसकी नहीं बना रहे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिनके मशीनें परचेज करना इजी है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज आप एक्सपेंसिव है तो नहीं करेंगे। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इंकरेज और डिस्करेज करती है। बिजनेस ऑप्टिमिज्म, क्या आप बिजनेस को पॉजिटिवली देखते हैं या वो क्या कहते हैं थिंक गुड अबाउट द फ्यूचर। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड बिजनेस, देखिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा लगाए हैं या सब्सिडीज आपको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट कैसे करे, तो ये भी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। फिर अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ एफओपीज, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कि फैक्टर ऑफ प्राइस जो आपके पास अवेलेबल भी है कि नहीं है, उनकी प्राइसेस कितनी है। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये उधर भी आया था इधर भी आ गया। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक रेसिप्रोकल कंसेप्ट है साथ ही एक्सेलरेटर का। एक्सेलरेटर क्या है? अभी हमने ऊपर अगर देखें तो हमने कहा था कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इंजेक्शंस, वो क्या था? मल्टीप्लाई था। उसको अगर ऑपोजिट कर दें कि आपकी इनकम से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं, तो समझो ये फिर क्या हुई? ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं। तो ये डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि जितनी लोग आमतौर पे बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जितना ज्यादा प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट अर्न करते हैं उसको वो री इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो जो री इन्वेस्ट करते हैं ये असल में इसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं। तो एक्सेलरेटर और मल्टीप्लाई दो बिल्कुल ऑपोजिट कंसेप्ट है, और एक्सेलरेटर की वजह से क्या होगा
ये आई ज्यादा होने से जो जी ज्यादा होगा, इससे ये हमारी कर्व जो है यहाँ से यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा आ गया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। असल में तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग करती है किसके ऊपर? मैरिड गुड्स के ऊपर, पब्लिक गुड्स के ऊपर। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो टैक्स और रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डिपेंड करेगी टैक्स रेवेन्यू के ऊपर, पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन का मतलब कि कंट्री के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट, नेट माइग्रेशन, ये अफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन को। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट के? परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना पैसा लोगों के ऊपर री इन्वेस्ट कर रही है टैक्सेस का। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लोगों के? रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और ब्यूरोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स समटाइम कन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट जो है वो बाय फाइल, बाय रूल चलना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बाय वोटर, वोट बैंक के हिसाब से चलना चाहते हैं। सोसाइटी जो है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट चलना चाहती है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप डिबेट कर सकते हैं उधर एवेल्यूएशन में जाके। फिर गवर्नमेंट का डेट इंटरनल और एक्सटर्नल कितना है? इंटरनल डेट कहाँ से लेती है गवर्नमेंट? बैंकों से। और एक्सटर्नल डेट कहाँ से आता है? वो आईएमएफ से आता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। अब चौथा पार्ट आ गया जी, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है या इन्फ्लुएंस है नेट एक्सपोर्ट्स का, जो कि रिलेटिव प्राइस और क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस पे डिपेंड करेगी। लेकिन हमारी नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिपेंड करेगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस और इंपोर्ट की प्राइस। अगर हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसेस चीपर है, जैसे हम चाइना, तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट अच्छी है या एक्सपोर्ट अच्छी है? अगर एक्सपोर्ट अच्छी है तो हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी। अगर इंपोर्ट की क्वालिटी हमारी एक्सपोर्ट से बेहतर है, फिर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट हमारी लोग डिमांड कम करेंगे। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोगों की इनकम और हमारे कंट्री में लोगों की, अगर हमारे कंट्री में लोगों की इनकम ज्यादा है तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोगों की इनकम ज्यादा है तो हमसे एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट्स की डिटरमिनेंट एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये एएस का पार्ट है। प्रोटेक्शनिज्म कितनी है, यानी कि फ्री ट्रेड है या रिस्ट्रिक्शंस है। फिर क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विस, जैसे अभी देखो एक ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी टैरिफ की, तो कितना वावेला मचा, अगर आपको खबर है कि क्या हो रहा है आसपास। तो प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विसेज, सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ट्रेड रिलेशनशिप्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इफेक्ट हुआ ट्रंप के बयान से। फिर टेस्ट और फैशन अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या हम उस टेस्ट और फैशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं? हम अगर दूसरे लोगों को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। अगर दूसरे लोग हमारी इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे हमारा फैशन टेस्ट यहाँ से मूव करेगा। फिर इनकम एट होम और अब्रॉड। अब ये चारों पार्ट जब हमने इकट्ठे कर दिए तो फिर हमने यहाँ पे आप डायग्राम बनानी है, वो वाली जो अभी आपको बताई थी। फिर आपने ये डायग्राम बनानी, ये चारों बनाने के बाद ये डायग्राम बनाएंगे। और आप इसमें बता दें कि अगर सी, आई, जी और एक्स माइनस एम में से अगर कोई भी चीज चेंज हुई तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। अगर सी, आई, जी या एक्स माइनस इंक्रीज करेगा तो अपवर्ड शिफ्ट, अगर ये डिक्रीज करेगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ तक जो हमने पार्ट किया, ये असल में क्या था? ये नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन थी। अगला क्वेश्चन जो पूछ सकता है, अब अगला क्वेश्चन तो सुनो। अब अगर कहें जी मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट है, तो आई से आई 1, तो ये जो गैप है, ये जो इन दोनों में गैप है, ये शो कर रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। और इसकी वजह से ये y से y1, ये देखो गैप, ये गैप ज्यादा आ रहा है। तो ये गैप जितना ज्यादा होगा इसका ना मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है। अगर फर्स्ट करो ये 1 टाइम है तो ये उसका 2 टाइम है, तो मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 हुआ। तो एक मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी ऐसे शो कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज इसमें पेपर में खास तौर पर आती है वो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप है। अच्छा, बुक में इसमें सारी डिटेल इस तरह बताई है, या बुक भी देख लेना, ये नोट्स में अभी आपको भेज दूंगा, वो भी देख लेना। ये हमने सारी चीजें डिस्कस करनी, जो मैंने हाईलाइट की हैं इन्हें मैं उधर लिख के तो आपको बता दिया सारी। अच्छा जी, अब ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप सब चीजें जो इसके साथ अटैच होकर क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या चीज है जी? अब ये क्वेश्चन जब पूछेगा ना कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होगा, फिर आगे पूछेगा कंसीडर वेदर हाउ इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी गैप अकर इन एन इकोनॉमी। तो फर्स्ट करो, हमारा अभी जो हमने डायग्राम बनाई उसमें एक्चुअल हमें यहाँ पे होना चाहिए था इक्विलिब्रियम लेवल। फर्स्ट करो हम यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है? हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है किससे? पोटेंशियल प्रोडक्शन से। तो इसे अगर आपने आउटपुट गैप की शक्ल में कहना है तो ये पॉजिटिव आउटपुट गैप है, लेकिन यहाँ पे इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब इन्फ्लेशनरी गैप का सोल्यूशन भी मांगता है। फिर वो सोल्यूशन क्या है कि इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे करना चाहिए, तो ए से बी पे मूव करना है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करेगी तो हम वापस ये जी से G1 ये वापस यहाँ पे आ जाए। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप का सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे। फिर पूछता जी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है? हमें एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पे,
लेकिन हम इससे आगे हैं। इससे आगे का मतलब कि हमारा ये पोटेंशियल जीडीपी जो है वो ऊपर है, लेकिन हमारी एक्चुअल जीडीपी या एक्चुअल आउटपुट कम है। इसका मतलब ये नेगेटिव आउटपुट गैप अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की सेंस में देखेंगे तो ये नेगेटिव आउटपुट गैप है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हमारी ये कर्व शिफ्ट होकर ऊपर जानी चाहिए। अच्छा, इसे हम कहते हैं ये VWZ डिफ्लेशनरी गैप है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में भी आता है, इसलिए वो बात भी आप जेल में रखें। इसका सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगे, पूरी कर्व शिफ्ट होकर ऊपर चली जाए। जब ये पूरी कर्व शिफ्ट होकर ऊपर जाएगी तो ये G से G1 पे, तो ये गैप जो है शो करेगा डिफ्लेशनरी गैप के सोल्यूशन। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप इसके एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा। जिनके पास नोट्स नहीं है, मैं अभी नोट्स आप फैसल इब्राहिम दोनों आपके पास नहीं है, मैं आपको ये नोट्स भेज देता हूँ जो भी मैंने आपको दिखाए हैं। नोट्स में ये आखिरी पार्ट मिसिंग है थोड़ा सा। ये इसने साथ ही ना इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गई है, इसने ये डायग्राम नहीं बनाई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप भी नहीं है नोट्स में, तो वो आपने बुक से देख लेना। बुक का चैप्टर नंबर 41 है, ठीक है। तो ये आप एक दफा ये जो हम डेली अभी इस स्टेज के ऊपर जो डेली हम इंशाल्लाह ये 9 मुझे क्लास में कर रहे हैं मैक्रो की, ये आप लोगों ने मिस नहीं करनी। और मैं इसकी वीडियो भी आपको भेज देता हूँ। इसको सीखने का फायदा तभी होगा कि जो मैंने अभी पढ़ाया इसे आप अभी आज ही अगली क्लास से पहले इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स में से बुक में से, ठीक है। और क्वेश्चन इसका यही बनेगा कि एक्सप्लेन हाउ या डिस्कस करें कि हाउ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन अचीव्ड इन एग्रीगेट यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड आल्सो कंसीडर द केस ऑफ ईदर मल्टीप्लायर, ईदर इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप। ये 2-7 एडिशनल चीजें पूछे। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ रहे हैं अभी। इब्राहिम दोनों क्लियर है आपको? इब्राहिम फैसल आप बताओ, ये चीजें क्लियर है आपको अभी हमने जो की हैं? जी सर। दूसरा इब्राहिम